हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजीम खान। बेटे मोशन मंच पर आपका स्वागत है। बेटे आज अपन एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और उसका नाम है टीकाकरण और अंग प्रत्यारोपण। बहुत ही नया टॉपिक है और आपके भी काम आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा बेटे, शादी के बाद काम आएगा, क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए कि कौन कौन से समय में बच्चों को कौन कौन सा टीका लगाया जा सकता है। बस अभी काम आएगा, लेकिन आपके एग्जाम के लिए काम आएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हमारी लैब से भी इसका संबंध है। तो ये आज का टॉपिक है टीकाकरण और अंग प्रत्यारोपण। आइए इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूं बेटे, कि पहले आता है टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन क्या होता है। तो बेटे ये तो आपने सुना ही होगा कि वैक्सीनेशन यानी जैसे कोरोना में वैक्सीन लगाएंगे बहुत ज्यादा ये हलचल हुई थी। तो बेटे वैक्सीनेशन में ये है कि वैक्सीन एक मृत रोगाणु का घोल होता है, और इस मृत रोगाणु के घोल को या निष्क्रिय रोगाणु के घोल को धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है विशेष डोज के रूप में, जिन्हें अपन बूस्टर डोज कहेंगे या प्राइमरी सेकेंडरी डोज भी अपन यहां पर इसको कहते हैं। जैसे बेटे मृत रोगाणु हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमारा शरीर धीरे धीरे इनके विरुद्ध क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। बना ली एंटीबॉडी। अब फ्यूचर में कभी भी अगर इस बीमारी का रोगाणु हमारी बॉडी के अंदर आता है तो बेटे वो वैक्सीन के प्रति जो एंटीबॉडी बनी थी वो उस रोगाणु को पहचान करके उसे नष्ट कर देती है। तो वैक्सीन एक प्रकार का मेमोरी के आधार पर होता है बेटे। और ये जो वैक्सीन है ये वर्ड बेटे वेका से आया है, और वेका शब्द गाय से लिया गया है। वैक्सीन के बारे में सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने आपको बताया। तो बेटे इसे फादर ऑफ वैक्सीन भी कहा जाता है, और इसने सबसे पहला टीका दिया हुआ था स्मॉल पॉक्स का टीका। उसके बाद में बेटे लुईस पाश्चर भी वैज्ञानिक आया, जिसने हेजे का टीका बनाया, एंथ्रेक्स का बनाया, चेचक का बनाया। इन बीमारियों का टीका भी इसने बनाया। उसके बाद में फिर अपन यहां पर पढ़ेंगे बेटे कि ये जो टीके होते हैं ये अलग अलग रूप में पाए जाते हैं, यानी प्राथमिक जेनरेशन के, सेकेंडरी जेनरेशन के, थर्ड जेनरेशन के टीके पाए जाते हैं। उसके बाद में फिर अपन को आएंगे बेटे अंग प्रत्यारोपण पर। तो अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जब किसी व्यक्ति का कोई ऑर्गन काम करना बंद कर देता है बेटे, तो उस ऑर्गन को हटा करके उसकी जगह पर एक नया ऑर्गन स्थापित कर दिया जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति का ऑर्गन स्थापित कर दिया जाता है। इस घटना को कहते हैं अंग प्रत्यारोपण। लेकिन ये इतना आसान नहीं है बेटे। जितना नजदीकी का संबंध होगा टीकाकरण अंग प्रत्यारोपण उतना ही आसानी से होगा। तो इसे अपन चार भागों में बांटेंगे। एक तो आइसोग्राफ्ट होगा जो कि ट्विंस के बीच में होगा, जो जीनोटाइप के रूप में समान होंगे। फिर ऑटोग्राफ होगा बेटे, जो एक ही व्यक्ति के अंदर जो है अंगों का प्रत्यारोपण होगा, जैसे स्किन का प्रत्यारोपण। फिर बेटे जो है क्या कहते हैं, एलोग्राफ्ट होगा, जिसमें जाति एक होगी, व्यक्ति अलग अलग होंगे। और यही सबसे मेन जो है अंग प्रत्यारोपण है, जिसमें हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, लिवर ट्रांसप्लांटेशन, है ना, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, कोर्निया ट्रांसप्लांटेशन, ये सब इसी के अंदर आते हैं। उसके बाद में बेटे अभी जो काम चल रहा है वो जीनोग्राफर काम चल रहा है, जिसमें जातियां भी अलग अलग हो सकती है और व्यक्ति भी अलग अलग हो सकते हैं। जिस दिन बेटे ये सफल हो जाएगा तो कोई व्यक्ति किडनी खराब से नहीं मरेगा, क्योंकि बेटे फिर क्या होगा कि अगर अपन दूसरे जानवर की किडनी हमारा बॉडी उसको स्वीकार कर लेगा तो फिर बेटे इतनी महंगी किडनी नहीं लेनी पड़ेगी, कहीं से भी किडनी की व्यवस्था हो जाएगी। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होगी बेटे इसमें यहां पर टीकाकरण से। तो पहली शुरुआत अपन यहां पर करते हैं, और यह शुरुआत अपन यहां से लेते हैं बेटे। तो इसमें पहला अपन यहां पर होगा वैक्सीनेशन, यानी इसको आप कहोगे टीकाकरण। तो टीकाकरण में पहला वैज्ञानिक है एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर ने बेटे टीकों की खोज की 1796 के अंदर, और फर्स्ट वैक्सीन जो खोजी गई थी बेटे, यानी फर्स्ट डिस्कवर वैक्सीन, और ये वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो स्मॉल पॉक्स को बेटे, यानी स्मॉल पॉक्स को आप कह सकते हो बड़ी माता, ये ध्यान रखना बेटे। स्मॉल पॉक्स यानी बड़ी माता, और अब ये वर्ल्ड में नहीं पाई जाती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि टीकों के बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक थे एडवर्ड जेनर, और इसी के सम्मान में बेटे इसे फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा गया है। और यह भी आपको याद रखना है कि पहला टीका जो बनाया गया था वह खोजा गया बेटे स्मॉल पॉक्स का, यानी एडवर्ड जेनर ने खुद की लड़की जो बच्ची थी, इनकी खुद की बेटी
थी बेटे, उसके अंदर इस बीमारी के रोगाणु प्रवेश करवाए और फिर उसके जो है विरुद्ध ये टीका तैयार किया था। इतना कॉन्फिडेंस था इनको इस टीके की खोज में। तो पहली बार टीकों को जो खोजा वह एडवर्ड जेनर ने खोजा और पहला टीका जो खोजा गया वह था बेटे स्मॉल पॉक्स यानी बड़ी माता का टीका। उसके बाद में दूसरे वैज्ञानिक जो हुए हैं बेटे वह हैं लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर, तो इन्होंने क्या किया, अक्रिय रोगाणु से युक्त वास्तविक टीके बनाए। वास्तविक बेटे, वास्तविक टीके बनाए यानी वैक्सीन। अक्रिय रोगाणु, तो अक्रिय रोगाणु ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो टीका हम लगाते हैं ना वो कोई दवाई नहीं है, वो जिस बीमारी का टीका लगाते हैं उसी बीमारी के रोगाणु होते हैं बेटे। तो वो जो रोगाणु होते हैं उन्हें एक विशेष डोज में हमारी बॉडी में डाला जाता है और धीरे धीरे हमारा शरीर उस रोगाणु यानी एंटीजन के विरुद्ध क्या बनाना शुरू कर देता है, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। तो इस तरह से बेटे ये टीके तैयार किए जाते हैं। तो लुईस पाश्चर ने अक्रिय रोगाणु को प्रयोग करके वास्तविक टीके बनाए। अब कौन कौन से बनाए बेटे, चिकन पॉक्स का टीका बनाया है ना, क्लोरेला का टीका बनाया और एंथ्रेक्स का टीका बनाया। तो ये याद रखना, चिकन पॉक्स का टीका, क्लोरेला का टीका और एंथ्रेक्स। ये बेटे चेचक या बड़ी माता जो कि अब नहीं पाई जाती है, पूरे वर्ल्ड से इसका उन्मूलन हो चुका है। तो यहां आप ध्यान से देख लें, पहली बार टीकों को किसने बनाया, एडवर्ड जेनर ने बनाया, चेचक या फिर बड़ी मात्रा का टीका बनाया। बाद में बेटे अक्रिय रोगाणुओं के घोल का प्रयोग करके और जो वास्तविक टीके बनाए वो बनाए लुईस पाश्चर ने, जिसमें चिकन पॉक्स का टीका शामिल में है ना। उसके अलावा जो है हेजे का टीका शामिल में, क्लोरेला, कोलेरा यानी हेजा। और साथ में बेटे ध्यान रखना, चिकन पॉक्स ये छोटी माता है, ध्यान रखना, इसको यहां कहते हैं छोटी माता। और क्लोरेला माने होता है बेटे हेजा, है ना, हेजा। और एंथ्रेक्स तो सीधा एंथ्रेक्स याद करना। तो इन बीमारियों के टीके इन वैज्ञानिकों ने बनाए। आइए टीके होते क्या हैं, तो इसमें बेटे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि पर्याप्त प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए टीकों को 2 या 3 खुराक में लिया जाता है और इन खुराक को आप क्या याद करोगे, इन्हें बूस्टर डोज कहा जाता है। जैसा आपने भी देखा होगा ना बेटे, कोरोना की पहली डोज लग गई, किसी की दूसरी डोज लग गई, अब आने वाले समय हो सकता है तीसरी डोज भी लग जाए, तो इन्हें कहा जाता है बूस्टर डोज। तो पर्याप्त अगर मान लो अपने एक डोज ही लेकर रह गए तो 6 महीने तक बेटे इसका असर होता है, उसके बाद में फिर वापस प्रतिरक्षा समाप्त हो जाती है। तो बेटे याद रखिएगा कि बूस्टर डोज लेने पर हमारे शरीर में पूर्ण रूप से प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। उसके बाद में देखो बेटे, यानी सेकंड पॉइंट, जैसा मैंने कहा था टीके मृत या फिर अक्रिय, यह आपको याद रखना है कि टीके क्या है, मृत और अक्रिय रोगाणुओं का घोल होता है। यह याद रखना बेटे, जिसे निश्चित मात्रा में यानी बूस्टर डोज के रूप में शरीर में प्रवेश कराया जाता है, जिससे शरीर में विशेष पैथोजन के विरुद्ध धीरे धीरे एंटीबॉडी का निर्माण होता है। और भविष्य में यदि यह पैथोजन शरीर में प्रवेश करता है तो इसके विरुद्ध पहले से ही बनी एंटीबॉडी इन पैथोजन को नष्ट कर देती है। यह है बेटे पैथोजन यानी टीके का मेन कारण या मेन रोल कि टीका काम कैसे करता है। तो मैं फिर बोल रहा हूं बेटे कि टीके क्या है, मृत और अक्रिय रोगाणुओं के घोल होते हैं। मृत या अक्रिय रोगाणुओं के घोल होते हैं, इतना आपको याद रखना है। और इन अक्रिय या मृत रोगाणुओं के घोल को एक विशेष डोज के रूप में बॉडी के अंदर डाला जाता है। और जब ये विशेष डोज के रूप में बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो फिर हमारा शरीर इसके विरुद्ध, इन पैथोजन के विरुद्ध धीरे धीरे एंटीबॉडी बना लेता है। भविष्य में बेटे यही पैथोजन अगर हमारी बॉडी के अंदर आता है तो बेटे ये जो एंटीबॉडी है ये इन पैथोजन को नष्ट कर देती है। तो इस तरह से जैसे मान लो किसी ने बीसीजी का टीका लगाया, तो बीसीजी यानी ट्यूबरकुलोसिस का टीका है बेटे, तो बीसीजी का टीका लगाते क्या होगा, बीसीजी का टीका क्या है, ट्यूबरकुलोसिस जीवाणुओं का घोल है।
अब वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में शरीर में डाल दिए, तो शरीर ने उनके विरुद्ध एंटीबॉडी बना ली, एंटीबॉडी बन गई। अब भविष्य में अगर वह ट्यूबरकुलोसिस का जीवाणु बॉडी के अंदर आता है तो उसके विरुद्ध पहले से एंटीबॉडी तैयार है, सिर्फ पहचानने की जरूरत है। तो यहां पर मेमोरी एक मेन रोल होता है बेटे, तो वह एंटीबॉडी उस जीवाणु को पहचान करके उसे नष्ट कर देती है। तो याद रखना क्या है बेटे, क्या है ये टीके? मृत रोगाणु का घोल होते हैं, इतना आपको याद रखना है। और जब इन्हें विशेष डोज के रूप में शरीर के अंदर डाला जाता है तो फिर धीरे धीरे इनके विरुद्ध एंटीबॉडी बनती है, और ये एंटीबॉडी बेटे भविष्य में प्रवेश करने वाले इस पैथोजन को पहचान करके नष्ट कर देती है। इस तरह से टीके काम करते हैं। अब आइएगा बेटे कि यहां पर दूसरा पॉइंट है कि वैक्सीनेशन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, वैक्सीनेशन कृत्रिम सक्रिय प्रतिक्रिया है या प्रतिरक्षा है। बेटे याद है ना कि अपन ने अर्जित प्रतिरक्षा को दो भागों में बांटा था, एक तो प्राकृतिक, एक तो सक्रिय और एक निष्क्रिय। सक्रिय के दो भाग थे, प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक में तो यह था कि प्राकृतिक रूप से जो है पैथोजन शरीर में जाते हैं, और कृत्रिम में यह था बेटे कि किसी बाहरी पार्ट से यानी कृत्रिम तरीके से रोगाणु को शरीर में डाला जाएगा, फिर उसके विरुद्ध हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनेगी। तो वैक्सीनेशन क्या है? एक कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपको याद रखना है। और टीकाकरण में क्या होगा बेटे? प्रतिरक्षा तंत्र में यानी स्मृति या मेमोरी के गुण पर आधारित है, यह भी याद रखना। क्योंकि बेटे मान लो अपन अलग अलग बीमारियों का टीका लगा के रख लेंगे, अब अगर इन टीकों के माध्यम से जो एंटीबॉडी बनी है, अगर ये अपने अपने पैथोजन को नहीं पहचान पाएगी तो टीका कोई भी काम नहीं करेगा। जैसे बीसीजी का टीका है तो बेटे इसमें जो एंटीबॉडी बनेगी वो ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु को पहचानने का काम करने वाले होना चाहिए। टिटेनस का टीका है तो टिटेनस बीमारी को पहचानने वाली एंटीबॉडी बनना चाहिए। तो बेटे जो वैक्सीनेशन है या जो टीकाकरण है ये स्मृति या स्मरण या मेमोरी के आधार पर काम करता है। तो यह भी याद रखना बेटे। पहला तो यह क्या याद करना है कि टीके मृत रोगाणु का घोल होते हैं, इन्हें विशेष डोज में शरीर में डाला जाता है, फिर धीरे धीरे इनके विरुद्ध एंटीबॉडी बनती है, और भविष्य में कोई रोगाणु जब शरीर में आता है तो ये एंटीबॉडी इन पैथोजन को नष्ट कर देती है। टीका बेटे ये जो शब्द है टीका, ये गाय से लिया गया है। वेका, वेका का माने गाय होता है। टीका एक प्रकार की सक्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा है, ये याद रखना बेटे। एक्टिव और वह है आर्टिफिशियल। ये क्वेश्चन भी आता है। टीका किसके बेस पर काम करता है? तो मेमोरी या स्मरण के बेस पर काम करता है। क्योंकि बेटे अगर एंटीबॉडी में विशेष एंटीजन को पहचानने की कैपेसिटी नहीं होगी तो फिर टीके काम नहीं करेंगे। मान लो अपन टीके लगा लगा कर बैठ गए, अब अगर भविष्य में उस बीमारी का रोगाणु हमारे अंदर आ गया तो बेटे टीके के द्वारा जो एंटीबॉडी बनी है उसको उस रोगाणु को पहचानने की क्षमता होना चाहिए। अगर वो उसे नहीं पहचान पाएगी तो टीका काम ही नहीं करेगा। तो याद रखना अगर क्वेश्चन आ जाए कि टीके किस बेस पर काम करते हैं तो टीके बेटे मेमोरी के बेस पर काम करते हैं, स्मृति के बेस पर काम करते हैं। यहां तक क्लियर। अगला पॉइंट आप याद रखिएगा बेटे कि टीकाकरण में टी लिम्फोसाइट तथा बी लिम्फोसाइट सहायक होती है। क्योंकि टीकाकरण बेटे एंटीबॉडी पर आधारित है, क्योंकि जब टीका लगाएंगे तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनेगी, और आपको पता है कि एंटीबॉडी के निर्माण में टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दोनों मदद करती है। बताओ कैसे मदद करती है? तो टी लिम्फोसाइट पहले क्या करती है बेटे? बी लिम्फोसाइट को प्रेरित करती है, और जैसे बी लिम्फोसाइट प्रेरित होती है तो यह सीधे एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है। तो टीकाकरण में बेटे दोनों ही का योगदान होता है, टी लिम्फोसाइट का भी होगा और बी लिम्फोसाइट का भी होगा। उसके बाद में बेटे आप देखिएगा कि यदि व्यक्ति ऐसी घातक रोगाणु से संक्रमित होता है, यानी याद रखना बेटे किससे? घातक रोगाणु, यानी अगर उसको तुरंत एंटीबॉडी नहीं दी जाएगी तो वह मर जाएगा। जैसे सांप का काट लेना है ना, अब सांप बेटे काट लेता है तो उसे तुरंत ही एंटीवीनम दिया जाना चाहिए, है ना। या जंग लगी चोट लग जाते तो एटीएस होता है बेटे, एंटी टिटेनस सीरम। ये ऐसे वैक्सीन होते हैं जिन्हें तुरंत ही
ही दिया जाता है, याद रखना। तो यहां आप देखो कि यदि व्यक्ति घातक रोगाणु से संक्रमित हो जाता है जिनके लिए तुरंत ही एंटीबॉडी की आवश्यकता होती है, यानी बेटे याद रखना, जिनके लिए तुरंत ही एंटीबॉडी की आवश्यकता होती है, जैसे कि टिटेनस है या फिर सांप का काटना है आदि, तो इस व्यक्तियों को तुरंत रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाती है, जैसे एटीएस और या फिर एंटीवीनम। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि बेटे यदि कोई व्यक्ति ऐसे घातक जो है क्या कहते हैं रोगाणु से संक्रमित हो जाता है जिसके लिए उसे तुरंत ही एंटीबॉडी की आवश्यकता हो, तो फिर इनके लिए बेटे एक तो एटीएस दिया जाता है या फिर सांप के काटने पर उसे एंटीवीनम दिया जाता है। और ये जो है एक प्रकार की ये है निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, निष्क्रिय, क्योंकि याद है ना, अगर एंटीबॉडी को बेटे बाहर से दिया जाता है, शरीर में नहीं बनती, एंटीबॉडी को यदि बाहर से दिया जाता है तो फिर यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है और यह कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। तो एक बात ध्यान से रख ले कि अगर कोई व्यक्ति बेटे घातक रोगाणु से संक्रमित होता है तो उसे तुरंत ही एंटीबॉडी दी जानी चाहिए, और ये जो बाहर से तुरंत एंटीबॉडी दी जाती है ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। और ऐसी प्रतिरक्षा में एक तो सांप के काटने पर दी जाती है बेटे, जिसको एंटीवीनम के रूप में, या टिटेनस के समय उसे एटीएस का इंजेक्शन दिया जाता है। यहां तक क्लियर। अब अपन देखते हैं बेटे टाइप ऑफ इम्यूनिटी, और उससे पहले याद रखना कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अभी वर्तमान में जो टीके बनाए जा रहे हैं ना बेटे, ये बहुत ही एडवांस टीके बनाए जा रहे हैं, और ये जो एडवांस टीके होते हैं ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डिटेल से पढ़ा था बेटे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है कि एक तो वांछित जीन और एक होते बेटे जो है वी डीएनए, इन दोनों को क्रिया करवा करके गोलाकार डीएनए बनाया जाता है, उस डीएनए को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए। तो बेटे यहां पर ध्यान से देखिएगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा रोगाणुओं में एंटीजन पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करके और इस विधि से आधुनिक टीके बनाए जाते हैं, और इसका एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो याद कर लेना, कई बार क्वेश्चन आ गया, क्योंकि नॉर्मल टीके तो बेटे मृत रोगाणुओं के घोल से बनाए जाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना ये पुनर्योगज डीएनए टेक्नोलॉजी यानी बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से बेटे एंटीजन पॉलीपेप्टाइड का निर्माण किया जाता है, और इस एंटीजन पॉलीपेप्टाइड के माध्यम से नए टीके बनाए जाते हैं। तो इस विधि के द्वारा जो टीका बनाया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, उसका नाम है बेटे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी, क्योंकि बेटे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, इस तरह की वैक्सीन यहां पर बनाई जाती है, तो इससे बनाई जाएगी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। अब यहां पर आप आइएगा, यानी टाइप ऑफ वैक्सीन, ये भी आपको याद होना चाहिए बेटे कि वैक्सीन कितने प्रकार की होती है, यानी कौन कौन से प्रकार वैक्सीन के होते हैं। तो इसे अपन 3 जेनरेशन में डिवाइडेड करेंगे, सीधा रटने वाला टॉपिक है बेटे, यहां पर मैं भी ज्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ याद करना रहेगा। तो जैसे मैंने यहां पर लिया कि ये फर्स्ट जेनरेशन वैक्सीन, अब ये जो प्रथम जेनरेशन की वैक्सीन है ये सीधे मृत या अक्रिय रोगाणुओं के घोल से बनाई जाती है, या अक्रिय रोगाणुओं का घोल होता है। जैसे वैक्सीन का लॉजिक यही है कि भाई वैक्सीन क्या है, तो वैक्सीन बेटे अक्रिय या मृत रोगाणु का घोल होता है जिसे विशेष डोज के रूप में बॉडी के अंदर डाला जाता है। अब इसकी वैक्सीन कौन कौन सी है, तो बेटे ये है ओपीवी, इनकी फुल फॉर्म याद कर लेना, ओरल पोलियो वैक्सीन, और ये 2 बूंद जिंदगी के रूप में दी जाती है बेटे, जिससे पोलियो बीमारी में निजात मिलती है। दूसरी बीमारी है बीसीजी वैक्सीन, बैसिलस कालमिटोग्यूरिन। तो बेटे ये वाली वैक्सीन तो कौन सी बीमारी में काम आएगी, यानी पोलियो डिजीज। और बेटे ये वाली वैक्सीन किस में काम आएगी, ट्यूबरकुलोसिस, यानी जो टीबी की बीमारी है उसमें दी जाती है, पूरा नाम है बैसिलस कालमिटोग्यूरिन। उसके बाद में बेटे तीसरी है यहां पर डीपीटी, तो ये 3 बीमारियों में ये वैक्सीन काम आती है, एक तो यानी टिटेनस है ना, उसके अलावा डिप्थीरिया,
डिप्थीरिया, और एक होते बेटे पर्ट्यूसिस यानी काली कांसी, तो ये वहां पर दी जाती है। तो ये बेटे ध्यान रखना, ये जो डीपीटी है ना, ये एक ट्रिपल वैक्सीन है, यानी 3 बीमारियों में काम आने वाली वैक्सीन है, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस और टिटेनस। उसके अलावा बेटे अगली वैक्सीन है एमएमआर, तो ये कोई मच्छर मारने की दवा नहीं है। एमएमआर भी 3 बीमारियों में काम आएगी, मम्स में, मिजल्स में और रूबेला में। तो बेटे ये 3 बीमारियां नहीं दे रखी है। एम का माने मम्स यानी गलफेड़े होते हैं, गलसुआ होता है बेटे, मिजल्स माने कसरा रोग होता है, और रूबेला ये भी एक प्रकार की बीमारी है। उसके बाद में अगली बीमारी बेटे स्मॉल पॉक्स है, ये फर्स्ट खोजी गई वैक्सीन थी, याद रखना। टाइफाइड वैक्सीन है जिसको टीबी के रूप में याद करना है। कोलेरा वैक्सीन ये हैजे में काम आती बेटे। ये स्मॉल पॉक्स तो ये किस में काम आएगी, चेचक, चेचक यानी बेटे जिसको अपन कहोगे यानी स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स उस बीमारी में काम आती है। टीएबी ये टाइफाइड में काम आएगी, और कोलेरा यानी हैजे की बीमारी में बेटे ये काम आती है, और रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया में काम आती है, हाइड्रोफोबिया। तो आप देख ले बेटे, ये मोस्टली जो टीके हैं ये प्रथम जेनरेशन के टीके हैं जो मृत रोगाणु के घोल से बनाए जाते हैं। तो ये जितनी भी वैक्सीन है बेटे याद रखना, मोस्टली जो है प्रथम पीढ़ी की वैक्सीन है ये, जो मृत रोगाणु के घोल से बनाई जाती है, जिसमें ओपीवी, बीसीजी, डीपीटी, एमएमआर, स्मॉल पॉक्स और टाइफाइड, कोलेरा और रेबीज की वैक्सीन है। अगली वैक्सीन जो आप याद करेंगे तो ये वैक्सीन आते बेटे, यानी दूसरे नंबर की वैक्सीन है सेकंड जेनरेशन वैक्सीन, यानी द्वितीय पीढ़ी के टीके। अब ये द्वितीय पीढ़ी के टीके क्या होते हैं, तो बेटे ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा ये बनाए जाते हैं। जैसा मैंने अभी कहा आधुनिक टीके होते हैं बेटे, ध्यान रखना। तो ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किए जाते हैं, और इसमें रोगाणुओं के केवल एंटीजन जो भाग होता है, एंटीजेनिक जो भाग होता है, उसमें गुणन करवा करके ये टीके बनाए जाते हैं। तो ये याद रखना, ये आरडीएनए तकनीकी के माध्यम से बनाए जाते हैं, जिसमें रोगाणुओं का एंटीजेनिक जो भाग होगा बेटे उसका गुणन करवा कर ये टीके बनाए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और एक होता है हर्पीज वैक्सीन। तो ये हमारे पास में, तो याद रखना बेटे, ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और हर्पीज वैक्सीन ये क्या है, ये सेकंड जेनरेशन के टीके हैं, और ये टीके आरडीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाए जाते हैं, जिसमें रोगाणु के पूरे का यूज नहीं लेते, उसका केवल एंटीजेनिक जो भाग होता है ना उसका ही यूज लेते हैं, और उसका गुणन करवा करके ये टीके बनाए जाते हैं। उसके अलावा बेटे अगला टीका थर्ड जेनरेशन का टीका, ये सबसे एडवांस टीका है, याद रखना। तो थर्ड जेनरेशन का टीका, इसे डीएनए वैक्सीन भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, याद रखना। और ये सबसे प्रभावी टीके होते हैं, और इसमें जीन या डीएनए को शरीर की कोशिका में प्रवेश करवा करके ये टीके बनाए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है ल्यूकेमिया वायरस वैक्सीन। बेटे ये अगर सक्सेस हो गया तो न्यू समझ लो कि बाद में किसी को ब्लड कैंसर नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो थर्ड जेनरेशन के टीके हैं, ये किसी जीन को या किसी डीएनए को सीधे ही कोशिका में प्रवेश करवा करके ये टीके बनाए जाते हैं। तो सबसे एडवांस कैटेगरी के टीके हैं और थर्ड जेनरेशन के टीके, जैसे फाइटर जेट बनाए जाते हैं ना बेटे, कि ये पहली जेनरेशन का, ये दूसरी जेनरेशन का। तो जैसे जैसे जेनरेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी एडवांस क्रिया भी बढ़ती जाती है। तो पहले तो प्राइमरी जेनरेशन के टीके आए, उसके बाद में बेटे फिर सेकेंड जेनरेशन के आए, और ये थर्ड जेनरेशन का टीका है, लेकिन अभी एक ही टीका बनाया गया है, उसका नाम है ल्यूकेमिया वायरस वैक्सीन। तो इस तरह से अब बेटे ये जो टीके हैं इनको 3 कैटेगरी में अन्य रूप से अगर आप देखेंगे तो ये इस रूप में भी जाने जाते हैं कि जैसे लाइव वैक्सीन। तो ये लाइव वैक्सीन क्या होता है बेटे, ये जीवाणुओं के घोल से बनाए जाते हैं, यानी रोगाणु के घोल से। यहां रोगाणु मृत नहीं होते हैं बेटे, वह जीवित होते हैं। किल्ड वैक्सीन होगा तो ये बनाए जाएंगे मृत रोगाणु, मृत रोगाणु के घोल से, मृत रोगाणु के घोल से। और ये जो टॉक्सिक है या रोगाणु के जहरीले पदार्थ से, रोगाणु के विषैले पदार्थ से बनाए जाते हैं, विषैले
पदार्थ से, और ये रिकॉम्बिनेंट है, ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाए जाते हैं। तो उस आधार पर पे आप देख लें तो लाइव वैक्सीन के अंदर बेटे एक तो स्मॉल पॉक्स आता है, बीसीजी, ओपीवी और एमएमआर, और मृत रोगाणु के घोल से बेटे साल्क वैक्सीन है, वूपिंग कफ, काली खांसी है, टाइफाइड है, रेबीज है, इन्फ्लुएंजा है और हैजा है। और जहरीले पदार्थों से बनाए जाने वाले टीके एक तो टिटेनस है, डिप्थीरिया है और बोटुलिज्म है, और रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से हेपेटाइटिस बी। अब यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है बेटे, याद कर लेना। अगर लाइव वैक्सीन आ जाए कि कौन सी है तो ये एग्जांपल याद करना है, किल्ड वैक्सीन पूछे जाए तो ये एग्जाम्पल सीधे याद करना है, और टॉक्सोइड वैक्सीन जो कि रोगाणुओं के विषैले पदार्थों से तैयार किए जाते हैं तो बेटे उसके अंदर टिटेनस, डिप्थीरिया और बोटुलिज्म है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से तैयार किए जाएंगे वो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है। उसके बाद में कुछ एज होते हैं बेटे जो आपको याद रखना है कि टीके कौन सी एज में दिए लगाए जाने चाहिए, तो ये टेबल याद कर लेना ताकि कभी भी बेटे जब ईश्वर जो है क्या कहते हैं ये आप न्यू समझ लें इसको कि जब बेटे आप शादीशुदा होने के बाद में जब नन्ना मुन्ना बच्चा आपकी फैमिली में आएगा तो उस समय ये टेबल जरूर याद करना ताकि आप डॉक्टर के ऊपर नहीं निर्भर हैं, आपको ये पता रहे कि कब कब कौन से महीने में या कौन से समय में उस बच्चे को टीका लगाना चाहिए। तो ये मैंने एक टेबल दे रखी बेटे, यानी निम्न आयु में लिए जाने वाले टीके। तो पहले जन्म के समय जो लगेगा वो तो बीसीजी का टीका लगेगा बेटे, यानी बेसिलस कालबिटोग्यूरिन। 1 मंथ में जाएगा तो स्मॉल पॉक्स की पहली डोज लगेगी, 1.5 महीने में बेटे डीपीटी की पहली डोज, पोलियो की पहली डोज है ना, 2.5 महीने के अंदर डीपीटी की दूसरी, पोलियो की दूसरी, और तीसरे महीने में बेटे ध्यान रखना 3.5 महीने में डीपीटी की तीसरी और पोलियो की तीसरी, ये बूस्टर डोज के रूप में काम करेगी। 9 महीने के अंदर उसको एमएमआर लगना चाहिए। उसके अलावा बेटे 1 साल में उसको स्मॉल पॉक्स का दूसरी डोज लगनी चाहिए, 1.5 साल के अंदर डीपीटी की बूस्टर डोज लगानी चाहिए। उसके बाद में 5 साल के अंदर बेटे डिप्थीरिया वैक्सीन की वापस डोज, और 6 साल में टीएबी की वैक्सीन, 10 साल में एटीएस और 15 साल में भी उसको एटीएस लगा लेना चाहिए। तो इस तरह से बेटे ये हमारे पास में था टीकाकरण। तो ये तो याद ही करना है बेटे, कोई ज्यादा इसके अंदर ऐसे समझने वाली बात नहीं है। अगला टॉपिक हमारे पास में आता है और ये टॉपिक रहेगा बेटे यानी उत्तक तथा अंग प्रत्यारोपण, यानी इसे आप याद रख सकते हैं यानी टिश्यू एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, टिश्यू और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। बेटे अब वह दिन दूर नहीं है जब किसी की किडनी खराब हो जाएगी तो किडनी लेबोरेटरी में बनने स्टार्ट हो, यानी देखिएगा आने वाले समय में ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति किसी अंग की खराबी से नहीं मरेगा क्योंकि उन अंगों का निर्माण जो है लेबोरेटरी में होना स्टार्ट, लेकिन अभी समय लगेगा बेटे याद रखना। लेकिन फिर भी अब ये क्या है यानी उत्तक या अंग प्रत्यारोपण क्या है, तो जब बेटे किसी व्यक्ति का कोई अंग काम करना बंद कर देता है तो उस व्यक्ति में किसी दूसरे अंग को आरोपित कर देना यह उत्तक तथा अंग प्रत्यारोपण कहलाता है। लेकिन इतना आसान नहीं है बेटे कि जब दूसरे व्यक्ति के अंदर अपन किसी अंग को ट्रांसप्लांट करेंगे तो उस व्यक्ति का शरीर उस अंग को क्या मान लेगा, विदेशी पार्टिकल मान लेगा, उसे एंटीजन मान लेगा, और एंटीजन मानते ही शरीर उसके विरुद्ध क्या बनाना शुरू कर देगा, एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी उस अंग को नष्ट कर देगी। तो पहले वैज्ञानिक क्या करते हैं बेटे डॉक्टर कि जब अंग को प्रत्यारोपित करते हैं ना तो पहले प्रत्यारोपित अंग के विरुद्ध जो एंटीबॉडी बनती है ना उसके निर्माण को रोकते हैं, उसके बाद में फिर उस व्यक्ति के अंदर जो है अंग प्रत्यारोपित करते हैं। तो यहां पर बेटे एक टिश्यू टाइपिंग होती है ना, जिसके आधार पर इन उत्तकों की मैचिंग करवाई जाती है, और जितना नजदीकी संबंध होता है ना, जितना नजदीकी संबंध होगा टिश्यू टाइपिंग उतना ही आसानी से मैच होगा। जैसे जैसे दूर का संबंध होता जाएगा वैसे वैसे बेटे टिश्यू टाइपिंग की जो मैचिंग है वह नहीं होगी। तो बेटे क्या होता है और कारण क्या होता है कि जब मान लो अंग प्रत्यारोपण की बात आती है तो सबसे नजदीकी वाले ही सबसे दूर होते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। 4 प्रकार का अंग प्रत्यारोपण पढ़ेंगे बेटे, एक तो आइसोग्राफ्ट पढ़ेंगे, एक जो है ऑटोग्राफ्ट पढ़ेंगे,
एलोग्राफ्ट पढ़ेंगे और जीनोग्राफ्ट पढ़ेंगे। आइसोग्राफ्ट में बेटे जीनोटाइप एक ही होगा और इसमें जुड़वा बच्चों के बीच में किया जाने वाला प्रत्यारोपण। ऑटोग्राफ्ट में क्या होगा बेटे, व्यक्ति एक ही होगा, उसी के किसी अंग को उसी के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया जाएगा। जैसे चेहरा जल गया तो बेटे उसी के हाथ की त्वचा को लेकर उसके चेहरे पर लगा दिया जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना व्यक्ति भी एक होगा, यानी दाता और ग्राही एक ही होगा। फिर एलोग्राफ्ट आएगा जिसमें जाति एक होगी बेटे, जाति एक होगी लेकिन व्यक्ति दो हो सकते हैं, दाता अलग होगा ग्राही अलग होगा, लेकिन याद रखना जाति एक ही रहेगी, है ना, ये ध्यान रखना। अब यही सबसे मुख्य अंग प्रत्यारोपण है जिसमें लीवर का, हार्ट का, किडनी का, ब्लड का, कोर्निया का, इनका ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। अभी जो वर्तमान में काम चल रहा है बेटे वो जीनोग्राफ्ट का है जिसमें जातियां अलग अलग होगी और दाता और ग्राही भी अलग अलग होंगे। तो बेटे अगर ये सक्सेस हो गया तो फिर व्यक्ति किसी अंग की खराबी से नहीं मरेगा। जैसे मनुष्य की किडनी खराब होगी तो बेटे किसी पिग की या काऊ की या किसी गोट की किडनी को लेकर लगाया जा सकता है, तो ये तो किडनी तो आसानी से मिल सकती है, ध्यान रखना। तो ये सारे के सारे अंग प्रत्यारोपण में अपन पढ़ने वाले हैं। तो बेटे यहां पर आप देखिएगा किसी व्यक्ति के क्षतिग्रस्त उत्तक या अंग के स्थान पर उसी व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के उत्तक या अंग का आरोपण क्या कहलाएगा, उत्तक अंग प्रत्यारोपण कहलाता है। तो परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा जटिल नहीं है बेटे, कि किसी उत्तक के क्षतिग्रस्त अंग या उत्तक के स्थान पर उसी व्यक्ति के या दूसरे व्यक्ति के उत्तक या अंग का आरोपण कर देना, यह कहलाता है अंग प्रत्यारोपण। क्लियर। अंग प्रत्यारोपण से पहले टिश्यू टाइपिंग की जाती है बेटे, है ना, टिश्यू टाइपिंग। तो टिश्यू टाइपिंग का माने होता है टिश्यूओं की मैचिंग करवाई जाती है, यानी बिना मैचिंग के बेटे मान लो शरीर का अंग उसे स्वीकार ही नहीं कर रहा है, फिर भी अपन क्या उसमें लगा सकते हैं, क्या नहीं लगा सकते। तो पहले टिश्यू टाइपिंग करवा करके दाता और ग्राही व्यक्तियों के उत्तकों या अंगों को आपस में मैच करवाया जाता है। और इसके लिए बेटे याद रखना ये दो प्रकार के पदार्थ आवश्यक होते हैं, एक तो HLA और एक MSC। ये सीधा आपको याद रखना है, यानी टिश्यू टाइपिंग जो करवाई जाएगी वह HLA और MSC के आधार पर करवाई जाती है। देखो बेटे यहां पर HLA तो क्या है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कहलाता है, और MSC का माने मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन और एक होता है बेटे मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये जरूर याद करना, क्योंकि ये कोई आसान नहीं है कि किसी का भी किडनी ले लिया और उसी के अंदर जो है वैसे रोप दिया। पहले टिश्यू टाइपिंग करवाई जाएगी, अगर दोनों का बेटे ये HLA और MSC मैच कर रहा है तो बेटे फिर उस व्यक्ति को उस व्यक्ति का अंग दे सकते हैं। अगर ये HLA और MSC मैच नहीं कर रहा है तो फिर उस व्यक्ति को उस व्यक्ति का अंग नहीं दे सकते। तो याद रखना टिश्यू या अंग प्रत्यारोपण में पहले टिश्यू टाइपिंग करवाई जाएगी और टिश्यू टाइपिंग में बेटे HLA और MSC सहायक होते हैं। आगे आप देखिएगा बेटे कि यह HLA और MSC जो होते हैं ये एंटीजन किसी उत्तक या कोशिका की सतह पर पाए जाते हैं। यहां तक याद करना है, अंग प्रत्यारोपण के समय दाता तथा ग्राही व्यक्तियों के HLA और MSC प्रोटीन का मिलान करवाया जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे, याद रखना। यानी जब अंग प्रत्यारोपण करवाना होगा तो बेटे क्या किया जाएगा कि जो दाता और ग्राही व्यक्ति है इन दोनों के HLA और MSC प्रोटीन का मिलान करवाया जाता है। यहां तक भी क्लियर, मिलान हो गया। अब मिलान होने के बाद भी बेटे क्या होगा कि जो ग्राही व्यक्ति होगा ना उसके अंदर जो अंग उसके अंदर ट्रांसप्लांट किया जाएगा उसके अंदर बेटे उस अंग के विरुद्ध क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। तो अब उस व्यक्ति को ऐसी दवाइयां दी जाएगी जो एंटीबॉडी के निर्माण को रोके। तो ऐसी दवाइयों को इम्यूनोसप्रेसर दवाइयां कहा जाता है या दाबक औषधियां कहा जाता है, जो कि ग्राही व्यक्ति के अंदर जिस अंग का प्रत्यारोपण किया है उसके विरुद्ध जो एंटीबॉडी बनेगी उसके निर्माण को रोकेगी। तो बेटे यहां पर याद रखना कि अंग प्रत्यारोपण के समय ग्राही व्यक्ति को क्या दी जाएगी, इम्यूनोसप्रेसर ड्रग्स दी जाती है, यानी प्रतिरक्षा दाबक औषधियां दी जाती है। और ये औषधियों का काम क्या होता है बेटे, यह औषधियां ग्राही व्यक्ति में
प्रत्यारोपित अंग के विरुद्ध बनने वाली एंटीबॉडी के निर्माण को रोकती है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। फिर मैं रिपीट कर दूं बेटे कि अंग प्रत्यारोपण क्या है, कि किसी व्यक्ति के क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए अंग के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति के या उसी व्यक्ति के अंग या ऊतकों को आरोपित करना, यह अंग प्रत्यारोपण कहलाता है। अंग प्रत्यारोपण टिश्यू टाइपिंग पर डिपेंड करेगा बेटे, और टिश्यू टाइपिंग एचएलए और एमएससी पर निर्भर करती है। तो जब किसी व्यक्ति में बेटे ये एचएलए और एमएससी का मिलान करवाया जाता है, और जब ये मिलान सही बैठता है तभी जाकर आगे की प्रोसेस होती है। उसके बाद में बेटे जिस व्यक्ति के अंदर अंग को प्रत्यारोपित करना होता है, उस व्यक्ति में इम्यूनोसप्रेसर दवाइयां दी जाती है, और ये दवाइयां क्या करती है कि उस व्यक्ति के अंदर, ग्राही व्यक्ति के अंदर जिस अंग को प्रत्यारोपित करना है उसके विरुद्ध जो एंटीबॉडी बननी है उसके निर्माण को ये रोकती है। यहां तक क्लियर आएगा। उसके बाद में बेटे आप देखिएगा कि जो टाइप ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, तो मैंने आपको 4 प्रकार का बताया था। तो पहला है बेटे आइसोग्राफ्ट। तो आइसोग्राफ्ट में याद रखना समान जीनोटाइप, ये याद रखिएगा। यानी बेटे ये अंग प्रत्यारोपण ऐसे व्यक्ति में करवाया जाएगा जिसका जीनोटाइप समान हो। अब इस तो क्या होगा, तो देखो बेटे कि ये यहां पर ये एक ही जाइगोट है, ये जाइगोट है यहां पर। अब इस जाइगोट से ध्यान रखना, जैसे मान लेते हैं कि ये जाइगोट या तो XX वाला होगा या फिर ये XY वाला होगा। अब इस जाइगोट के 2 टुकड़े हो जाते हैं, और 2 टुकड़े सपोज करो कि ये जाइगोट है यहां पर, यानी X और X है। तो ये बेटे यहां पर दोनों टुकड़े कैसे होंगे, XX। तो यहां पर जो आगे चलकर ये बनेगा, आगे चलकर इससे जो चाइल्ड बनेगा बेटे, ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, आइडेंटिकल कहलाएंगे, आइडेंटिकल ट्विंस कहलाएंगे। ये दोनों बच्चे कहलाएंगे आइडेंटिकल ट्विंस, क्योंकि ये शकल सूरत में भी एक जैसे होंगे और ये आनुवांशिक में भी एक जैसे होंगे। तो बेटे अगर इनके बीच में अंगों का प्रत्यारोपण होता है तो इसे आप कहोगे आइसोग्राफ्ट, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो बच्चे हैं ना वह एक ही जाइगोट से बने हुए हैं, इनका जीनोटाइप एक जैसा है। तो बेटे ये है हमारे पास में आइसोग्राफ्ट। तो आइसोग्राफ्ट क्या होता है कि यह समान जीनोटाइप वाले व्यक्तियों में अंग प्रत्यारोपण। अब समान जीनोटाइप किसमें मिलेगा बेटे, जो एक ही जाइगोट से बने हों। यानी जैसे यहां पर ये जाइगोट है, ये XX वाला है, ये XY वाला भी हो सकता था बेटे। तो इसमें जब टुकड़े होंगे तो 2 टुकड़े बनेंगे। अब अगर जाइगोट XX वाला है तो XX ही दोनों लड़कियां बनेंगी, और अगर जाइगोट XY वाला है तो दोनों लड़के ही बनेंगे। तो इन्हें आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, इन्हें CMEs कहते हैं बेटे, यानी समरूप जुड़वा बच्चे कहते हैं। तो इनके अंदर जो है क्या कहते हैं, अंग प्रत्यारोपण करवाया जा सकता है। तो यहां पर इसका उदाहरण है, यानी ग्राफ्ट बिटवीन द आइडेंटिकल ट्विंस, यानी जिसको समरूप जुड़वा बच्चों में अंग प्रत्यारोपण, ये याद रखने बेटे, समरूप बच्चों में अंग प्रत्यारोपण। दूसरा प्रकार का है बेटे, तो दूसरे प्रकार का बेटे यहां पर है, ये है ऑटोग्राफ्ट। तो ऑटोग्राफ्ट में वर्ड याद करना है, एक ही जाति में। अब एक ही जाति का क्या मतलब है बेटे, ये शर्माजी वर्माजी पठान साहब नहीं होगा। एक ही जाति का मतलब जैसे मनुष्य की एक ही जाति है, होमोसेपियंस, उसकी बात कर रहा हूं बेटे मैं। तो यहां पर एक ही जाति के 2 व्यक्तियों के बीच में, लेकिन ऑटो है ना बेटे, तो ऑटो तो क्या है, एक ही व्यक्ति में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊतक या अंग का प्रत्यारोपण। जैसे मान लो तो ये व्यक्ति है, अब ये इसका शरीर है बेटे, तो अगर यहां पे इसके ये हाथ है, यहां से इसके यहां पर स्किन लगा दी जाए, या इसी के इस पार्ट से स्किन को लगाकर यहां लगा दिया जाए, तो बेटे ये होगा ऑटोग्राफ्ट। यानी एक ही व्यक्ति में उसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब बेटे मान लो इसकी किडनी खराब हो गई, अब ऐसा कौन सा बेवकूफ डॉक्टर होगा कि इसकी इधर
इधर की किडनी को निकाल करके इधर लगा देगा, है ना, या इसका एक फेफड़ा खराब हो गया, इधर के फेफड़ों को निकाल कर इधर लगा देगा। नहीं, ये एक ही उदाहरण है इसका, वह है त्वचा का प्रत्यारोपण। जैसे इसका चेहरा जल गया, अब जले हुए चेहरे पर बेटे इसके हाथ की त्वचा को लेके और उसको वहां पर लगा दिया जाएगा, तो इसको कहते हैं ऑटोग्राफ्ट। तो इसका एग्जांपल है स्किन ट्रांसप्लांट। और स्किन भी बेटे ध्यान रखना, अगर पूरे शरीर में किसी दूसरे व्यक्ति की स्किन को लगाया गया, जैसे माइकल जैक्सन ने लगाया था बेटे, तो फिर वो दूसरे में चला जाएगा, वो एलोग्राफ्ट में चला जाएगा। तो ऑटोग्राफ्ट में यह है कि अगर कहीं से भी इसकी स्किन को लेके उसके दूसरे भाग में अगर आरोपित कर दिया जाए तो इसको कहा जाएगा ऑटोग्राफ्ट। उसके बाद में बेटे अगला जो ग्राफ्ट आता है, अगला जो ग्राफ्ट आएगा यह आएगा एलोग्राफ्ट, यानी एलो। ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, याद रखना। ये एक ही जाति, ये वर्ड याद करना है, एक ही जाति के दो अलग अलग व्यक्तियों में। यानी बेटे क्या होगा, पहले वाले में ऑटो में क्या था, एक ही व्यक्ति था, जाति तो एक होगी से, लेकिन वहां दाता और ग्राही एक ही व्यक्ति रहेगा। और बेटे एलोग्राफ्ट में क्या होगा, जाति एक रहेगी लेकिन व्यक्ति दो रहेंगे। ये ध्यान रखना, एक दाता रहेगा और एक ग्राही रहेगा। जो देगा अंग वह दाता कहलाएगा और जिसके अंदर अंग को प्रत्यारोपित किया जाएगा वह क्या कहलाएगा, ग्राही कहलाएगा। तो यहां आप देख लें कि एक ही जाति के दो अलग अलग व्यक्तियों के बीच अंग प्रत्यारोपण। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें दाता तथा ग्राही अलग अलग व्यक्ति होते हैं। यह ध्यान रखना, इसमें दाता तथा ग्राही अलग अलग व्यक्ति होते हैं। अब इसके उदाहरण देखो बेटे, सबसे पहले है स्किन ट्रांसप्लांटेशन। तो यहां पर होगा यानी संपूर्ण शरीर। ये याद रखना बेटे, आप वरना कंफ्यूजन होंगे कि वहां पर भी तो त्वचा प्रत्यारोपण आया था, लेकिन बेटे यहां पर जैसे माइकल जैक्सन है, उसने अपने शरीर की पूरी त्वचा को हटा करके किसी व्हाइट मैन की त्वचा को ट्रांसप्लांट करवा लिया था। तो इसको कहेंगे संपूर्ण शरीर की त्वचा का अगर दूसरे व्यक्ति, या फिर हटाओ आप तो चलो मान लो उसका चेहरा जल गया, अब अगर उसकी त्वचा ना लेकर के दूसरे व्यक्ति की त्वचा अगर वहां पर ली है तो यह भी बेटे किसमें आएगा, एलो। तो आपको याद करना है कि एलोग्राफ्ट में क्या होगा बेटे, जाति एक होगी लेकिन व्यक्ति दो होंगे। उसके बाद में फिर आता है बेटे हमारे पास में कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन। तो ये याद रखना, ये है फर्स्ट ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन। तो ये याद रखना, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि मानव शरीर में सबसे पहले किया जाने वाला प्रत्यारोपण का नाम बताओ, तो वह याद कर लेना बेटे कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन। क्योंकि कॉर्निया में ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, नर्व सप्लाई नहीं पाई जाती है, तो इसे आसानी से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। उसके अलावा बेटे किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन है और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है। तो अधिकतर जो ट्रांसप्लांटेशन है वो बेटे एलोग्राफ्ट का होता है, जिसमें जाति तो एक होगी लेकिन व्यक्ति दो अलग अलग होंगे। उसके बाद में अब जो काम चल रहा है बेटे, वो छोटे उस पर काम चल रहा है जिसको कहेंगे जीनोग्राफ्ट। तो जीनोग्राफ्ट क्या होता है, दो अलग अलग जाति या वंश के सदस्यों के बीच, यानी जैसे मानव है तो इसमें किसी पिग की किडनी को लगा दिया जाए, या मानव है तो किसी गोट की किडनी को इसमें लगा दिया जाए, बकरी या बकरे की किडनी को, है ना। तो इसको बेटे यहां जातियां भी अलग अलग होगी और जो है सदस्य भी अलग अलग होंगे। लेकिन ये सबसे कठिन है बेटे, क्योंकि जातियां बदलेगी तो जीनोटाइप बदलेगा और जीनोटाइप बदलेगा तो आनुवांशिक की विभिन्नता रहेगी। तो ये शरीर में आसानी से ये अंग काम नहीं कर पाएगा, याद रखना। तो ये अभी केवल लेबोरेटरी तक सीमित है बेटे, अभी जो है ये प्रायोगिक रूप से सत्य नहीं हो पाए। जिस दिन ये सत्य हो जाएगा तो कोई भी व्यक्ति किसी अंग की खराबी से नहीं मरेगा। जैसे किसी की किडनी खराब होगी तो 10 रुपए में किडनी लाके लगा लेगा बेटे किसी कसाई से, है ना। किसी का हार्ट खराब हो गया, किसी से 50 रुपए में लाके हार्ट लगा लेगा। तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, एक तरह से क्रांति आ जाएगी जब ये सक्सेस हो जाएगा। तो याद रखना, इसमें जाति या वंश अलग अलग होंगे और अलग अलग सदस्यों के बीच में ये लगाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो मैंने 4 प्रकार का बेटे अंग प्रत्यारोपण आपको बताया।
पहले आइसोग्राफ्ट, फिर ऑटोग्राफ्ट, फिर एलोग्राफ्ट और फिर जीनोग्राफ्ट। बेटे इनकी सरलता का क्रम अपन देखें तो बेटे ऑटोग्राफ्ट पहले रहेगा, ध्यान रखना, यानी यहां से आप देखो तो ऑटोग्राफ्ट पहले, फिर आइसो, फिर एलो और सबसे लास्ट में क्या जाएगा, जीनोग्राफ्ट। यानी सबसे आसानी से होने वाला जो होगा वो ऑटोग्राफ्ट होगा, क्योंकि इसमें व्यक्ति भी एक होगा, शरीर भी उसी का एक होगा। फिर आइसो होगा जिसमें 2 शरीर होंगे लेकिन बेटे वो ट्विंस होंगे। और फिर ये जो है एलोग्राफ्ट होगा जिसमें जाति एक होगी लेकिन व्यक्ति 2 होंगे। और जीनोग्राफ्ट जिसमें जातियां भी अलग अलग होगी। तो इस क्रम में जो है प्रत्यारोपण आसानी से किया जा सकता है। तो ये टॉपिक था बेटे हमारे पास में, यानी अंग प्रत्यारोपण। अंग प्रत्यारोपण। तो आई होप बेटे ये आपको समझ में आएगा और इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि रटने वाला टॉपिक है। और बेटे ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। तो ये यहां पर आपको अंग प्रत्यारोपण और साथ में जो है दूसरा टॉपिक है वैक्सीनेशन, ये आपको यहां पर याद रखना है। ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।